अस्सलामुअलैकुम भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आज के मौसम को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं किसी अच्छी एडवाइस के साथ या अच्छी बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि जनाब बल्कि हर कोई ये कहता भी है कि हर इंसान दूसरे इंसान से जुदा है या अलग होता है, डिफरेंट होता है। कुदरत ने हर इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाया है, खूबियों से नवाजा है। और ये बात बजा भी है कि हम सब के अंदर कुछ खूबियाँ हैं तो कहीं पर खामियाँ भी हैं। कोई किसी एक चीज़ में आपसे बेहतर है तो मुमकिन भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ में बाकी सबसे बेहतर हों। इसीलिए अपना किसी से मवाजना मत करें। अगर मवाजना करेंगे तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, ये ज़िंदगी की हकीकत है। तो आज आपको मैंने एक कहानी सुनानी है। वो कहानी है नाखुश कव्वे की। एक कौवा था जो बहुत ही नाखुश था। वो अपने काले रंग से बहुत मायूस रहता था और वो हर वक्त ही ना खुद को कोसता रहता था, नाराज़ रहता था और परेशान रहता था। एक दिन इसी तरह वो दरख्त पे बैठा हुआ और चीखों पुकार कर रहा है कि उसके अल्लाह के एक बरगज़ीदा बंदे ने उसे ना ये सारा कुछ करते हुए देख लिया। और वो उस कौवे के पास आया और उससे पूछने लगा कि मसला क्या है, क्यों रो रहे हो भाई? तो कौवा कहने लगा कि मैं अपने काले रंग से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। ये भी कोई रंग है भला? मैं इस रंग की वजह से कितना बदसूरत दिखता हूँ। और परहेज़गार को कौवे की सोच पर बहुत तरस आया और खैर उसने कौवे से पूछा कि अगर तुम्हें अपना आप तो नापसंद है, मगर ऐसा कौन है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है? तो कौवा कहने लगा कि हाँ, मुझे हंस पसंद है। तो क्या तुम उसके जैसा मुझे बना दोगे? कौवे ने ये सवाल किया। तो कौवा कहने लगा कि अगर मुझे हंस जैसा बना दिया जाए ना तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। तो उसे देखो, उसका रंग कितना प्यारा है, सब उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सच पूछो तो वो अमन की अलामत भी है और मैं खौफ और परेशानी की अलामत हूँ। तो वो जो अल्लाह का बंदा था ना, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ना हंस जैसा बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक बार एटलीस्ट खुद जाके हंस से मिल लो और उससे बात करके देख लो कि वो अपने आप से कितनी खुश है। वो दोनों एक हंस के पास चले गए, वहीं पर मौजूद थी। उन्होंने हंस को सारा किस्सा सुनाया। कौवा हंस से पूछने लगा कि तुम तो बहुत ही खुश होगी अपने इस रंग से, सफ़ेद रंग से और ख़ूबसूरती की वजह से, ऐसा ही है ना? तो हंस ने कौवे का सवाल सुना और कहने लगी कि मेरी भी कोई ज़िंदगी है भला? जहाँ जाऊँ ये खौफ होता है कि कोई जानवर मेरा शिकार ना कर ले। मैं खुद अपने आप से नाखुश हूँ, तुम मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हो? मैं तो खुद एक पैरट या तोता बनना चाहती हूँ। वो सरसब्ज जंगल की तरह कितना शादाब है। तो उस बरगज़ीदा बंदे ने हंस से भी यही कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें उस जैसा बना देता हूँ जिस तरह तुम बनना चाहती हो, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम उससे एक बार ज़रूर मिल लो और उसका हाल जान लो। फिर वो तीनों ना तोता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और जब तोते से जाकर मिलते हैं तो मज़े की बात यह है कि उस तोते की कहानी भी बाकियों जैसी होती है। ना उसे अपना रंग पसंद होता है, ना अपनी ज़िंदगी पसंद होती है, क्योंकि लोग उसे जहाँ देखते हैं पिंजरे में कैद कर लेते हैं। बहरहाल तोते से मिले तो ये पता चला कि वो खुद एक मोर जैसा बनना चाहता है, कि उसके पंख खूबसूरत होते हैं, वो एक आलीशान ज़िंदगी जीता है। आखिरकार वो परहेज़गार इन तीनों को लेकर ना एक मोर के पास पहुंचता है। मोर को सारा किस्सा सुनाया जाता है और किस्सा सुनने के बाद मोर कहता है कि भाई, मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हो? मेरी भी कोई ज़िंदगी है भला? जहाँ देखो शिकारी हमारा शिकार कर रहे होते हैं। इंसान हमें पकड़कर हमारे जितने भी सारे पंख हैं उन्हें तोड़ लेते हैं। कहीं हमसे नाच गाना करवाया जाता है तो कभी हमें करतब में लेकर जाया जाता है। अगर बनना ही है ना तो इस कौवे जैसा बनो जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना कोई इसे खाता है ना कोई इसे पकड़ता है। और ये कितना आज़ाद है कि इसे किसी चीज़ का भी डर नहीं है, ना किसी से मसला है ना किसी से लड़ाई है। हाँ, वो काले कौवे के बारे में बात कर रहा होता है और तुम ही हो जो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो, ये उसको आइडेंटिफाई कराता है।
तुम हम सबसे ज़्यादा बेहतर हो और तुम्हारी ज़िंदगी हम सबसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है जिसे हम में से हर कोई जीना चाहता है। तो कौवा ये सुन के बड़ा खुश होता है, बड़ा प्राउड फील करता है और फिर इसके बाद उसने कभी खुद को दूसरों से कमतर नहीं समझा होता। तो इस तरह हम सबको अल्लाह ताला ने दूसरों से मुनफरिद इसलिए बनाया है कि हम सारे कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने अंदर रखते हैं, कोई ऐसी खूबियाँ अपने अंदर रखते हैं जो दूसरों से हमें मुख्तलिफ दिखाती हैं। हम एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए और हम जैसा कोई हो भी नहीं सकता, ना कोई हमारे जैसा है और ना ही हम किसी से कमतर हैं। ये अपनी ज़िंदगी में ये जो फंडा है ना, ये समझ लें अपनी ज़िंदगी का कि आप किसी से कमतर नहीं है। आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी और में नहीं हो सकती, जो कोई और कर सकता है वो शायद आप नहीं कर सकते और आप उससे कई बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मत समझा करें कि भाई हम शायद कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी से अपना मुवाजना करेंगे तो वो जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी में अल्लाह ताला ने कुछ खूबियाँ रखी हैं और कुछ खामियां रखी हैं और दूसरे से डिफरेंट रखी हैं। तो जिस तरह की भी आपकी ज़ात है, आपकी शख्सियत है, उसको इन्हांस करने की कोशिश करें, बदलने की कोशिश ना करें। बदलेंगे तो आप फिर वो भी नहीं रहेंगे जो आप हैं। तो इसलिए अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए, ना कि बदलने की कोशिश में। तो जनाब ये आज का पैगाम था और उम्मीद करती हूँ कि जो कौवे की मैंने कहानी आपको सुनाई है इसमें से आपको कुछ ना कुछ लाइफ लेसन ज़रूर मिला होगा और आप भी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं और सेहत में सबसे पहले जनाब जो हमें डॉक्टर्स भी कहते हैं और हमें जो न्यूट्रिशंस भी यहाँ पर आती हैं वो हमें कहती हैं कि अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें और इत्दाल में रहकर करें। जो भी खाएं परख कर खाएं। उसके हवाले से आपको अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है भी या ये नहीं है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे। सबसे पहले जो हमें कहा जाता है कि जनाब आपने डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं जनाब मिल्क की कंजप्शन हमारी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल जो दूध है अगर खुला दूध अगर पिया जाए तो वो मिलावट से पाक नहीं होता। डब्बे पैक का एक अलग ही समझ लें कि आप उसकी अफादियत होती है। और इसके साथ साथ बहुत से लोग हैं जो पाउडर मिल्क का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ बच्चों को, तो छोटे से बच्चे होते हैं जब वो फीडिंग कर रहे होते हैं, दूध पीने की जब उनकी उम्र होती है तब से ही हम उन्हें पाउडर मिल्क पे लगा देते हैं, जो फार्मूला मिल्क भी उसे कहा जाता है। तो क्या ये जो पाउडर मिल्क हम पी रहे होते हैं इसकी अफादियत है या नहीं है, इससे हमें फ़ायदा पहुंचता है हमारी सेहत को कि नहीं पहुंचता। दूसरा, हम चाय के लिए भी टी वाइटनर या जिसे हम तो दूध ही कहते हैं कि जनाब वो पैकेट साशे लेके आते हैं और उसमें डालते हैं, घोलते हैं और पी लेते हैं, क्या उसका भी फ़ायदा है या नुकसान है। तो आज हमने पाउडर मिल्क पर बात करनी है कि क्या इसकी कंजम्पशन करना अच्छा है या बुरा है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शर्मीन यासीन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मौजूद है। डॉक्टर शर्मीन आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शर्मीन, दूध की जैसे मैंने बात की है कि डेयरी प्रोडक्ट्स का हमारी डाइट में होना बहुत एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, लेकिन अब अगर खुला दूध हम लोग पिएँ तो वो भी हमें साफ़ सुथरा या कह लें कि खालिस दूध नहीं मिलता है, मिलावट वाला दूध मिलता है। अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं डब्बा पैक पे या पाउडर मिल्क में तो उसमें क्या फ़र्क है हमारा और क्या हमें जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं उससे मिल रही होती हैं हमें? स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ये जो टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि हर कोई इसको अपने लिहाज से सोचता है कि कहाँ से हम लोग इसको अच्छे तरीके से कंटेन कर सकते हैं वगैरह। मैं जो हूँ वो पाउडर मिल्क को भी रिकमेंड करती हूँ। अच्छा। और जो काऊ का फ्रेश मिल्क है मैं सबसे ज़्यादा उसको जो वो तो बेहतरीन है ना, बेहतरीन चीज़ अगर आपको खालिस मिल रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिर तो बेहतरीन, फिर तो बेहतरीन चीज़ है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो पाउडर मिल्क है उसके अंदर डला क्या होता है, वो बनता किस तरह से है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हम ऐड करते हैं जो हम लोग को मार्केट से हम परचेज़ करते हैं। सबसे पहले पाउडर मिल्क की बात की जाए तो पाउडर मिल्क आपका ऐसी चीज़ है जो कि आपने दूध को खुश्क करके आप जो है वो बनाते हैं। अब 3 तरह के जो है वो पाउडर मिल्क आपको मिलते हैं।
एक आपके पास आ जाता है होल मिल्क का, एक आपके पास आ जाता है स्किम मिल्क का, और एक आपके पास आ जाता है जो हम टी वाइटनर के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो होल मिल्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फैट्स के साथ ही, मतलब बलाई वाला जो दूध होता है उसमें फैट्स को एक्सक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि इंक्लूड करके साथ में उसको ड्राई करते हैं और फिर उसको जो है वो दूध का हम लोग पाउडर फॉर्म बना लेते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं स्किम मिल्क। अब स्किम मिल्क एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको फैट को रिमूव कर दिया जाता है और उसके अंदर जो है उसको ड्राइड फॉर्म में दूध को आपको दिया जाता है। इसके साथ जो तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास आ जाता है टी वाइटनर। अच्छा। अब टी वाइटनर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको होल मिल्क की तरह ही मिल रहा है। अच्छा। लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको बहुत सारे शुगर ऐड की जाती है या और बहुत से जो है वो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि टी वाइटनर है, वो दूध नहीं है, वो सिर्फ कह ली कि केमिकल के तौर पर यूज़ किया जाता है, उसको आप एज अ दूध की शक्ल में इनटेक नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने जिस तरह बात की है कि होल मिल्क आप बात कर रही हूँ, जिस तरह के होल मिल्क आपके पास स्किम मिल्क आ जाता है और टी वाइटनर है। ये 3 तरह के दूध हमारे पास आते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है वे प्रोटीन, जो कि आप समझ लें कि मसल गेन करने के लिए आपको जो है वो दे रहे होते हैं। जो जिम वाले लोग जो एक पाउडर खा रहे होते हैं जिसको प्रोटीन कहा जाता है, प्रोटीन पाउडर, वो वाली उसकी बात करिए आप। बिल्कुल। अब ये 100 ग्राम्स अगर आप इन तीनों की कंसीडर करती हैं, 100 ग्राम्स के अंदर आपको जो है जो होल मिल्क है उसके अंदर कैलोरीज मिलती हैं 500। ठीक है। अब जो बात करते हैं हम लोग जो टी वाइटनर हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर 500 से भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, क्योंकि उसके अंदर शुगर्स और अडल्ट्रेंट्स वगैरह ऐड होते हैं। अब जो स्किम्ड मिल्क है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम फैट को रिमूव करते हैं एंड देन हम दूध को जो है वो ड्राई कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कैलोरीज मिलते हैं 360 से 350 कैलोरीज। तो बेहतरीन चीज़ है कि आप जो है वो स्किम्ड मिल्क जो है वो आप यूज़ करें। अब जिस तरह के मैंने आपको बताया कि मसल गेन करने के लिए भी बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर आजकल जो रिसेंट जो स्टडीज़ हुई हैं उनके मुताबिक भी देखा जाता है, और बल्कि बजाते खुद मैं गई थी मार्केट में देखने के लिए। हमारा एक रिसर्च का टॉपिक था, उसके ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो वे प्रोटीन्स होती हैं और जो मसल्स गेन वगैरह कराने होते हैं उनके अंदर सबसे पहले लेबल पे लिखा हुआ था स्किम्ड मिल्क। तो ये एक मार्केटिंग का एक लेवल है कि आप समझ लें कि एक वे ऑफ आप समझ लें कि मार्केटिंग है कि आपको वे मिल्क जो है और जो स्किम मिल्क है आपको वो एक तरह की ही चीज़ होती है, जस्ट आपको एक तरह से ब्रांडिंग करके आपको वो दे रहे होते हैं। तो बेहतर आपके लिए ये होता है कि आप जो है वो वे मिल्क की तरफ जाएं या मसल गेनिंग की तरफ जाएं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्टीरॉइड्स भी उन्होंने डाले होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जो है वो थोड़े हार्मफुल होते हैं। तो आपके लिए बेहतर है कि आप स्किम मिल्क की तरफ जाएं, जो कि फैट फ्री आपको निकाल के जो है वो दिया जाता है। लेकिन स्किम मिल्क कहते हैं घर पे भी तो बना सकते हैं ना, वो जो खुला दूध आता है उसके ऊपर से 2-4 दफ़ा मलाई उतार दे तो आपका स्किम मिल्क बन जाएगा। बिल्कुल, और वो बेहतरीन चीज़ है आपके लिए कि आप उसको लें। और जो मसल गेनिंग की जिस तरह मैंने आपको बात की है, वो भी वे प्रोटीन जो है वो आपको एक तरह से जो फुटा हुआ दूध होता है उसके बाद जो आपके पास जो निकलता है, जो चीज़ बनाने के आगे प्रोसीजर में आपको मिल जाता है वे प्रोटीन, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू आप समझ लें कि जो आप मार्केट से इतने महंगे परचेज़ कर रहे हैं। और आई गेस जो स्टार्टिंग उनकी जो प्राइस है वो 8000 से शुरू हो रही है या 4000 से शुरू हो रही है, जो भी ब्रांडिंग वगैरह उन्होंने की होती है। तो बेहतर है कि आप जो है वो स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करें। और आपकी बल्कि ये तो एक नेचुरली चीज़ है, एक प्रोसेस चीज़ से बेहतर होती है कि आप चीज़ जो है वो नेचुरली कंज्यूम करें। लेकिन अगर मैं आपसे ये सिर्फ एक ही सवाल पूछूं कि येस और नो में आपने जवाब देना है, खुला दूध या पाउडर मिल्क, दोनों में से क्या कहेंगी? पाउडर मिल्क, क्योंकि बिल्कुल आजकल बहुत ज़्यादा जिस तरह खुला दूध की आपने बात की है, काउ मिल्क की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, खुला दूध की बात कर रहे हैं, जो कि आजकल हम लोग को घरों में भी सप्लाई किया जाता है, या हम लोग को जो पैकेट में दूध हम लोग को मिल रहा होता है, आता है, उनसे बेहतर आपको पाउडर मिल्क है। पाउडर मिल्क, टी वाइटनर की बात नहीं हो रही है, पाउडर मिल्क की बात हो रही है, जो कि स्किम्ड फॉर्म में आपको मिलता है, फैट फ्री मिलता है। ओके, वो इस तरह से बेहतर है क्योंकि देखिए 1 लीटर के अंदर आपको तकरीबन 1 किलो के लिहाज से आपको सारी जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिल रही हैं, विटामिन्स मिल रही हैं, पैक ऑफ सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब एक हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो मदर फीड के ऊपर होता है या उसको कोई सर्टेन रीजंस की वजह से उसकी माँ उसको मदर फीड नहीं करवा रही होती है, तो हम उसको फार्मूला मिल्क पे लगा देते हैं। हम उसको टी वाइटनर नहीं दे रहे होते, हम उसको दे रहे होते हैं मिल्क, फार्मूला मिल्क, बिल्कुल, जिसके अंदर फोर्टिफाइड उन्होंने सारी चीजें डाली होती हैं। एग्जैक्टली। तो अब आजकल मार्केट में जो है वो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और मुश्किल भी मिलता है, आप टी वाइटनर के तौर पे आपको जो है वो दूध दिया जाता है और वहाँ बल्कि ऊपर लिखा भी होता है कि ये दूध नहीं है, ये
जस्ट आपका जो है वो टी वो को चाय के लिए है, चाय के सिर्फ लिए ये है just। पीने के लिए नहीं है, पीने ये के उसके लिए ऊपर नहीं लिखा है, होता है, लेकिन लिखा बहुत से लोग पी जाते हैं, मसला बिल्कुल, ये है ना। बिल्कुल। आजकल जो ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, ये जो मक्खन वगैरह हम लोग हाँ। देख रहे होते हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता है मोटा मोटा कि ये मक्खन नहीं है। हाँ। अगर आप गौर करके देखें, उसको पढ़ें, तो उसके ऊपर लिखा है कि ये मक्खन नहीं है। तो हम लोग को जब भी हम मार्केट से चीज़ें परचेज करने जाएं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम लोगों ने ख्याल रखना होता है। अब होता क्या है कि जब हम लोग मार्केट से टी वाइटनर के तौर पे हम लोग चीज़ें लेते थे, या जो सबसे पहले ये टी वाइटनर्स तो अब बहुत ज़्यादा इन हुए हैं। हाँ। पहले तो हमारे पास ये होल मिल्क के ही पाउडर्स होते थे या स्किम मिल्क के पाउडर होते थे। ये क्या होता था, ये दूध के अंदर जो है वो डिजोल्व अच्छे से नहीं होते थे। अच्छा। तो इन्होंने फिर क्या किया, अपना जो है वो उसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए कि दूध के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाए, इन्होंने अंदर शक्कर ऐड की, चीनी वगैरह ऐड कर ली, साथ जो है वो और सारे एडल्ट्रेंट्स इन्होंने ऐड किए, जिसकी वजह से दूध के अंदर अच्छे से जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाता है। हालांकि जो अच्छा आपको जो होल मिल्क का पाउडर मिलता है या स्किम मिल्क का पाउडर मिलता है, वो थोड़ा सा उसको डिजोल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अच्छा। तो ये इसकी एक जो है वो पहचान है। बाकी अब जिस तरह हम बात करते हैं कि जो खुला दूध हमें मिलता है, हम लोग को कह रहे होते हैं कि इसके अंदर क्विक लाइम ऐड किया होता है। क्विक लाइम होता है चूना, जो कि दूध के अंदर जो है वो डाल के दे रहे होते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको कहा कि मैं पाउडर मिल्क इसलिए रिकमेंड करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च भी हो रही है, एडल्ट्रेंट्स ऐड किए जा रहे हैं। तो चूने के अंदर इतनी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि आपके किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके जो है वो इम्यून सिस्टम को जो वीक कर सकते हैं, बल्कि इससे तो कैंसर भी कॉज आपको जो वो हो सकता है। और वो हमारे घर के बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई उसका इनटेक कर रहा होता है जो हमारे घर में आता है। लेकिन अगर आपका बहुत ही कोई बिलीव वाला बंदा है, ट्रस्ट वर्दी बंदा है, जो डायरेक्टली फार्म से खालिस दूध आपके घर तक लेकर आ रहा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उसका इनटेक कर सकते हैं। लेकिन वो गवालों के हाथ जाता है, फिर वो 4-5 लोगों के और हाथ जाता है, उसमें पानी डलता है, उसमें पता नहीं और क्या क्या चीज़ें डलती हैं, फिर अगर वो आपके पास आता है तो फिर आप समझ लें कि उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं डाली गई। और आई गेस वो 10 to 20 रुपीज़ का किलो आपको जो है वो मिल रहा होता है, जिसके अंदर एडल्ट्रेंट्स उन्होंने डाले होते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा पाउडर मिल्क डाल देते हैं, थोड़ा सा चूना डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो आपको कहते हैं कि ये फ्रेश आपको दूध मिल रहा है। हालांकि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जिस तरह हम छोटे बच्चे की जो है वो केयर करते हैं कि हम लोगों ने उनको मतलब हम तो अपनी सेहत बनाने के लिए दूध पी रहे होते हैं, लेकिन वो उल्टा हमारी सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा रहा होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें क्या क्या चीज़ें उसने डाली हुई हैं। तो इसलिए पाउडर मिल्क की तरफ मेरे ख्याल से अगर चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर वो लोग कहते हैं कि वो हमें महंगा पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास कोकोनट मिल्क बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है, आपके पास राइस मिल्क बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। आप इसके अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए कि आप जो है वो 1 आउंस के अंदर आप 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं, तो ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा। आपने थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशंस को देखना है कि अगर हम लोग 1 kg का हम लोग दूध खरीद रहे हैं, ठीक है, और अगर हम लोग अपना दूध जो दूसरा हम लोग पाउडर मिल्क डाल रहे हैं, तो वो आपको एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा लेस आप समझ लें कि आपको एक्सपेंसिव होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं है। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि जब भी आप पाउडर मिल्क ले रहे हैं तो स्किम्ड फॉर्म में आपको मिले। लेकिन पाउडर मिल्क का फिर उसको पीने का तरीका क्या है? वो जो हमारे घर में दूध आता है उसी के अंदर डाल के पीना है, ये किस तरह पीना है? नहीं, इसको आप जो है वो गर्म पानी के अंदर जो बॉयल आप करते हैं उसके अंदर आप ऐड करके इसको पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप काऊ मिल्क के अंदर ऐड कर रहे हैं, जो कि आपको मार्केट से जो परचेज करते हैं, थोड़ा पानी डाल के भी अगर आपको दे देते हैं, क्योंकि अक्सर आजकल जिस तरह मैंने बात किया कि आपको जो है क्विक लाइम, जिस तरह चूना जिसकी मैंने बात किया, वो डाल के दे रहे होते हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। अब इसको चेक करने का भी तरीका होता है। जब आपने अपना दूध आपका बॉयल हो गया, जब दूध बॉयल करने के बाद आप उसको किसी भी आप अपना स्टेनर वगैरह से एक दफ़ा स्टेन करके देख लें। अगर तो उसके अंदर ज़्यादा एडल्ट्रेंट्स यूज़ हुए हैं तो वो आपके ऊपर स्टेनर के ऊपर ही रहेंगे। या अगर आप खाली स्पून से, जो स्टील का स्पून हम यूज़ करते हैं, उससे भी अगर आप अपना मिल्क चेक करें अगर, तो वो बहुत थिक आपको लगेगा, आपके चम्मच के साथ लग जाएगा स्पून के साथ, तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडल्ट्रेंट्स यूज़ हुए हैं, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब अगर वो आप उसकी एक कह लें कि लेयर अगर आपके स्पून के साथ चिपक गई है या लग गई है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हार्मफुल चीज़ें जो है डाली हुई है। और एक्स्ट्रा आपको जो है वो उसके ऊपर बलाई भी नजर आएगी। हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि ये तो बड़ी ज़्यादा, आज तो इतनी ज़्यादा बलाई आ गई, ये नहीं पता उन्होंने अंदर पता नहीं क्या डाला, चूना डाला हुआ है। एग्जैक्टली वैसे भी चूना लगा रहे हैं, अब दूध के अंदर भी चूना डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। अब ये जो लाल मिर्च का पाउडर होता है, इसके अंदर ब्रिक पाउडर डाला होता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ईंटें तोड़ के उसके अंदर डाली जाती है। आप देखें कि हमारे यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी चेक करें कि वो किस तरह के चीज़ें जो है वो मिलावट कर रहे हैं खाने वाली चीज़ों में। और
छोटे छोटे बच्चे ही खा रहे होते हैं, हमारे घरों में हर किसी ने इन चीज़ का इंटेक करना होता है, तो खुदारा इन चीज़ों से खौफ खाएं कि आगे जाके अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है, वहाँ पे भी जब सवाल होगा तो क्या कहेंगे आप कि कौन कौन सी चीज़ है जिसमें मिलावट नहीं की है हमने, बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक जिसने कोई चीज़ खानी है, जिस अशिया का इस्तेमाल करना है हमने घर में और रोज़ाना की बुनियाद पर, आप उनको भी नहीं छोड़े हैं सिर्फ अपने पैसों की वजह से। मतलब हमें तो खौफ खाना चाहिए अल्लाह से कि हम क्या कर रहे हैं। हदीस भी है जिसका मफहूम इस तरह से कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं है, तो इस चीज़ को अगर हर बंदा समझ ले कि यार ये कितनी डेंजरस चीज़ है और आपके सिर्फ एक आप सिर्फ अपना जो है वो रोजी कमाने के लिए कितनी लोगों को जो है लोगों की जाने जाती है ना इससे। हाँ बिल्कुल। अब दो चीज़ें जो है ना वो इसमें देखने वाली हैं, एक होती है फूड एलर्जी और एक होती है फूड इंटॉलरेंस। अब हम बात करते हैं बच्चों के जो मिल्क इंटॉलरेंस भी हो जाती है ना लोगों को। हाँ। फॉर्मूला मिल्क की अब हम बात करते हैं जो कि बच्चों को, इन्फेंट्स को जो है वो दिया जाता है। ये मोस्टली उन बच्चों को दिया जाता है जो कि मदर फीड अपनी नहीं कंटेन कर रहे होते हैं। बेहतर तो यही है कि आप जो है वो अपना जो बेबी है उसको आप सबसे पहले जो है वो मदर फीड के ऊपर ही लेके आएँ, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको उसके अंदर मिल जाते हैं, विटामिन्स मिल जाते हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है। लेकिन अगर फॉर सम रीजन अगर मदर नहीं करवा सकती है अपने बच्चे को फीड, तो फिर उनके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि वो लैक्टोजन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लैक्टोजन के अंदर जो आपको जो 1 उसके ऊपर लिखा होता है कि लैक्टोजन 1 आपने यूज़ करना है, वो उन बच्चों के लिए होता है जो 1 से 3 माह के बच्चे होते हैं। अच्छा। 1 से 3 माह के बच्चों को आप दे सकते हैं। एक तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जो आप काउ मिल्क दे रहे हैं वो तो इतने छोटे बच्चे को वैसे भी नहीं हम लोग रिकमेंड करते कि आप उसको दें, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम एक तो कम होती है, आयरन भी उसके अंदर कम होती है, लेकिन पोटेशियम मैग्नीशियम उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब इसका कम्बिनेशन होता है कैल्शियम और आपको जब विटामिन मिल जाते हैं, कैल्शियम और विटामिन जब किसी भी चीज़ में आपको पैक मिल जाते हैं, इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो आप फार्मूला मिल्क जो है वो बच्चों को दे सकते हैं, जिस तरह लैक्टोजन की मैंने बात की है कि उसके अंदर मौजूद होता है, तो वो आप बच्चों को जो है वो हेल्दीली तरीके से दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो शहद, दूध के अंदर शहद डाल के देते हैं, तो वो भी आपने 1 साल से जो बच्चे ऊपर चले गए हैं आप उनको जो है वो शहद ऐड करके दे सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मदर पूछते हैं कि हम कितने साल के बच्चे को जो है वो शहद दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा खालिश शहद भी बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो डाइजेशन करने में थोड़ा सा मसला होता है कि अडल्ट का जो डाइजेशन सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बच्चों का डिफरेंट होता है। और मदर के लिए जो डाइट है वो भी बहुत ज़रूरी है। अब जो मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं उनके लिए इस तरह से है कि आपने जो है वो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं। बड़े मिथ्स जो है वो क्रिएट हो गई हुई हैं कि माँ ने जो है वो डबल खाना खाना होता है, हालांकि ऐसे नहीं है। जब मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एडिशनली 400 to 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। अच्छा, ठीक है। एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसने अपना नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल रखनी है उसके लिए 2000 किलो कैलोरीज कंपलसरी है। लेकिन अगर वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसने क्या करना है, सिर्फ 400 कैलोरीज अपनी जो है वो ज़्यादा करना है, इसको डबल नहीं करना। 4000 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान नहीं आपने उसको फॉलो करना, आपने जस्ट 400 to 500 किलो कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा लेनी है। वो क्यों? क्योंकि जब आप मदर फीड करवा रही होती हैं तो आपका जो है वो सारी जो कैलोरीज हैं वो 400 to 500 निकल जाती हैं, तो एक्स्ट्रा आप कुछ भी नहीं ले रही हैं, बल्कि वो तो आपका निकल रहा है डेली। 400 to 500 कैलोरीज आपकी एक्सक्लूड हो रही है आपकी बॉडी के अंदर से। तो इसका मतलब है कि आपने डबल नहीं खाना है, आपने वो भी इतदाल में रह के बैलेंस डाइट ही लेनी है। ये नहीं करना कि अगर हम मदर फीड पे हैं तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा ही खाना है ताकि बच्चा बार बार दूध मांग रहा है तो हम भी बार बार खाना खाएं, ऐसा नहीं करना। वो फिर आप जो है ना मोटे ताज़े हो जाएंगे, फिर आप पतला होना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के दौर में। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए कि किस एज तक ये पाउडर मिल्क का इंटेक करना चाहिए? क्या मतलब जो 50 अबव हैं वो लोग भी इस चीज़ का इंटेक कर सकते हैं और इजीली उनको दिया जा सकता है पाउडर मिल्क? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 1 से 3 माह के बच्चे हैं जिसके अंदर दूध के अंदर लैक्टोजन ज़्यादा आपको मिल जाती है, वो आपके लिए बहुत बेहतर है, जो कि पाउडर मिल्क में आपको मिलती है। ठीक है। इसके अलावा जब 3 से 1 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसके लिए आप उसको फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। जब आपका बच्चा 3 साल से ज़्यादा हो गया तो आपने उसको दूध, पानी वाला दूध उसको आपने नहीं देना, बल्कि आपने उसको काउ मिल्क आप उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा। लेकिन सबसे पहले चीज़, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि आपने 2 चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। एक चीज़ है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी डेथ कोज करती है। इंटॉलरेंस ऐसी चीज़ है जो कि आपको स्टमक डिसऑर्डर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, या आपको डाइजेशन में थोड़ा मसला हो जाएगा, बाउल सिंड्रोम हो जाएंगे। ये सारी इंटॉलरेंस हैं और दूध से
सिवियर अगर एलर्जी है तो ये डेथ कॉज कर सकता है, लेकिन अच्छा। मोस्ट केसेस में ये होता है कि इंटॉलरेंस है। ओके। अब अगर बच्चा जो है वो काउ मिल्क अपना इंटॉलरेंस उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है तो आप उसको दे सकते हैं पाउडर मिल्क। लेकिन अगर बात की जाए कि हम लोग जिस तरह आपने बात की कि बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए भी पाउडर मिल्क बेहतर है, लेकिन ये देखें कि आप टी वाइटनर तो नहीं ले रहे, आप पाउडर मिल्क ही ले रहे हैं। अच्छा। जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे बेहतर स्किम मिल्क आपके स्किम पास मिल्क आता है, ठीक Exactly, है, मतलब इजीली अवेलेबल है ना, अगर देखा जाए तो बड़ों के लिए स्किम मिल्क वाला जो पाउडर मिल्क है वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। बिल्कुल आपको मार्केट में मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ता है। अब जिस तरह आप देख लें कि ये जो होलसेल की शॉप्स होती हैं वहाँ से आप जो है वो उसको जरूर परचेज अच्छा, वहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल, ये आपको वहाँ से एक तो एक्सपेंसिव भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आपको जो है वो इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैंने ये भी देखा है, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि जो पाउडर मिल्क जिनको अगर हम बच्चों को भी देते हैं, ये थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं बच्चे, 3 साल से ऊपर चले जाते हैं, उनको अगर पाउडर मिल्क दे रहे होते हैं तो बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है पाउडर मिल्क से। बिल्कुल, तो उसकी क्या वजह है? इसकी एक तो सबसे बड़ी ये वजह, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट डिस्कस किया, क्योंकि ऐसे होता है कि बच्चों को जो है वो गैस ट्रबल होना शुरू हो जाती है या उनके गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बात करें कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मदर फीड नहीं ले सकते हैं। हाँ। मदर फीड के अंदर भी बहुत से एंटीबायोटिक्स आपको मिल रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, आपको हार्मोन्स भी मिल रहे होते हैं, वो भी आपको कॉज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप बच्चे की डाइट ठीक रख रहे हैं, बच्चे को जो है वो एक्सरसाइज नॉर्मली करवा रहे हैं, उसको हिकअप्स वगैरह ठीक आ रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो ना वो इन्फेंट अपना अब जो बच्चा छोटा है, ना तो वो आपका ब्रेस्ट मिल्क ले पा रहा है, ना तो वो आपका पाउडर मिल्क ले पा रहा है, तो फिर आप उसको जो लीस्ट में आप जाते हैं वो आप काऊ के अंदर जो है वो थोड़ा सा काऊ मिल्क के अंदर जो है वो, उसकी भी मैं रेमेडी आपको बता देती हूँ कि काऊ मिल्क के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, मतलब एक हिस्सा आप काऊ मिल्क ले लें, बाकी आप पानी ले लें, लेकिन बॉयल फॉर्म में आपका होना चाहिए। पानी भी अच्छे तरीके से बॉयल हो और काऊ मिल्क भी अच्छे तरीके से आपका बॉयल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी एंटीबॉडी होती हैं जो कि एलर्जी और ये इंटॉलरेंस कॉज करती हैं। अब इसके अंदर आपने डालनी है थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी आपने डालनी है इलायची। जब आप ये डाल लेते हैं तो इससे भी आपका काफ़ी हद तक जो आपका बच्चा जो है वो इम्यून सिस्टम इसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके साथ साथ जिस तरह आपने बात की है कि बच्चों को जो है वो इंटॉलरेंस क्रिएट हो जाती है, जिसमें फीसिस में ब्लड आना शुरू हो जाता है बच्चों के, उनका जो है वो एस्थमा कॉज होना शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मदर फीड पे होते हैं और उनको एस्थमा कॉज हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि ये एक तरह से हम इसको पूरा डिनाई कर दूं कि पाउडर मिल्क आपने नहीं लेना। आप ये बस ये देखें कि ये आपको अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है और ये आपको स्किम फॉर्म में मिल रहा है या होल मिल्क मिल रहा है, टी वाइटनर तो नहीं आप कंज्यूम कर रहे। सिर्फ ये आपने पॉइंट जो है वो ज़हन में रखना है। लेकिन अगर हो जाए जिन बच्चों को तो डॉक्टर शर्मीन वो क्या करें, मतलब अगर पाउडर मिल्क है, मतलब वो मदर फीड पे नहीं है या मदर का कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि वो अपनी फीड नहीं करा सकती है या काऊ मिल्क पे भी नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने पाउडर मिल्क ही दूध पीना है, तो अगर उनको उसकी वजह से हो जाए कॉन्स्टिपेशन तो क्या करें, फिर उसकी कोई रेमेडी है? सबसे पहले तो छोटे बच्चों में एक चीज़ ये देखी जाती है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। फीसिस में जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर से रिकमेंड करवा के सप्लीमेंट्स के तौर पे आप जो है ना वो चीज़ें छोटे बच्चों को भी, छोटे बच्चों को सिरप्स यूज़ करवाएंगे वो आपको, या फिर आपको जो है वो अगर बहुत सीवियर केसेस है कि बच्चा जो है वो ना तो पाउडर मिल्क ले पा रहा है ना तो वो ब्रेस्ट फीड करवा पा रहा है, तो फिर उसको एनजी या टीपीएन फीड की तरफ लेके जाते हैं, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। ऐसे बच्चे जो कि कुछ भी अपना जो है वो इनटेक नहीं कर पा रहे हैं ऑरली, तो फिर उनको जो है वो एनजी या टीपीएन फीड दिया जाता है। लेकिन ये वो उस केस में आप दें जब आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है एनजी टीपीएन फीड की। मे भी हो सकता है उनको कोई और दूध जो है वो सूट कर जो है सूटेबल हो, वो चीज़ जो है वो ले सकते हैं। अब अगर सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो सप्लीमेंट्स में आपको आयरन भी मिल जाता है, कैल्शियम भी मिल जाता है, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर की जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इसको जो है वो यूज़ ना करें। अच्छा, पाउडर मिल्क के साथ कोई ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उसका इंटेक कर रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं खानी जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन जो है प्रॉपर हो सके, या जो उसकी अब्जॉर्प्शन है हमारी कैल्शियम की या बाकी विटामिन्स की वो अच्छे तरीके से हो सके? देखिए, दूध का सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है, एक तो आप समझ लें कि आपका ब्रेकफास्ट के बाद वाला टाइम, मतलब आप ब्रेकफास्ट में भी अगर दूध ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सारा दिन आपको डाइजेस्ट करने के लिए मिल जाता है। अच्छा। दूसरी चीज़, आपके पास जो दूध का अच्छा टाइम है वो आपका शाम के 4 बजे से, जो हम जिसको हम टी पार्टी जो अपने कर रहे होते हैं, 4 से 5 बजे का टाइम से पहले आप अपना दूध का इंटेक कर लें, ताकि आपको डाइजेशन में एक तो मसला ना करे। और अगर आप इसके साथ की बात करें, जिस तरह हम लोग बहुत सी बाकर खानी ऐड कर रहे होते हैं, हम लोग रस डाल रहे होते हैं, आजकल तो सर्दियां हैं तो वैसे रस खा रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें खा रहे होते हैं दूध के साथ। विंटर्स में हम लोग इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा लाइक कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रस के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको ऑयली चीज़ें आपको मिल रही हैं, और बाकर खानी तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है। तो दूध के साथ इन चीज़ों को जो है वो आप इंटेक इसका जो है वो कम करें। अच्छा, ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप
आप विटामिन्स ले रहे हैं तो आप अगर दूध भी साथ ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। हम लोग जो जैसे बच्चे जो ग्रोइंग एज में होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनको हम रात को खासतौर पर ज़्यादातर देते हैं कि अगर सुबह नहीं पिया तो रात को वो दूध गर्म करके, नीम गर्म करके उनको दे देते हैं, तो रात को भी देना अच्छा है। बिल्कुल रात को दे सकते हैं। ये मैंने उनकी बात की है जो हम लोग एडल्ट्स हैं। बच्चों को अक्सर रात को दूध और साथ 2 किशमिश भी इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनको नींद अच्छी सी आए। अगर किसी बच्चे को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, उसको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो गर्म दूध के साथ उसको जो है वो 2 आप किशमिश दे दें। लेकिन दूध का भी आपने ख्याल रखना है कि 1 आउंस से ज़्यादा आपने उसको दूध नहीं देना जब आप रात को बच्चे को सुला रहे हैं। तो क्योंकि एक तो ज़्यादा उसका टमी फुल हो जाएगा, उसको सोने में मसला होगा, उसकी डाइजेशन ठीक से नहीं होगी, तो 1 आउंस जो है वो आप बच्चे को दे सकते हैं गर्म दूध। हमेशा कोशिश करें कि आप गर्म दूध का जो है वो इंटेक करें, क्योंकि उसके अंदर एक तो एंटीबॉडीज़ आपने निकाल ली होती हैं सारी, आपको एलर्जी होने में जो है वो चांसेस कम होते हैं, टॉलरेंस का होने में कम चांसेस होते हैं, और वो आपका इजी टू डाइजेस्ट भी होता है। तो गर्म दूध का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। ठीक है, मतलब वार्म मिल्क पीना है आपने, ठंडा दूध नहीं पीना है, वो चाहे बच्चे पिए, बड़े पिए, बुजुर्ग पिए, हल्का से उसे नीम गर्म करके पिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर शर्मीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और हम बात कर रहे थे मिल्क पाउडर के हवाले से कि किस तरह इसका इंटेक करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किन लोगों को पीना चाहिए, और इसके अलावा हमने बात की है काऊ मिल्क के हवाले से, और खुला दूध जो मिलता है उस पर भी हमने बात की है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने ना इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां रखी हुई हैं या हमें लाहक होती हैं, इन सब की शिफा भी रखी हुई है, और मेडिकल साइंस ने इल्म व तहकीक की बदौलत मुख्तलिफ मूजी अमराज का इलाज भी अब दरियाफ्त कर लिया है। जिज़ाम या कोड़ का मर्ज़ भी एक ऐसा मर्ज़ है जिसका एक वक्त में इलाज ही मुमकिन नहीं था, और इस ख़तरनाक मर्ज़ का शुमार दुनिया की कदीम तरीन बीमारियों में होता है, और एक ज़माने में इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद को नफ़रत की निगाह से देखा जाता था, और ऐसे अफराद को मुआशरे से अलग थलग ही रखा जाता था। जिज़ाम जो बैक्टीरिया से फैलने वाली एक बीमारी, और ये हवा से के ज़रिए जो है ना फैलती है। ये नाक के ज़रिए आपके जिस्म में एंटर होती है, और उसके बाद ये आपको जल्द पर, आपके बाजू पर, आपके टांगों के मखसूस नसों पर हमला करती है। और इस बीमारी की अलामत ये है कि इसमें मुब्तला होने वाला जो शख्स है ना, उसका जिस्म गलना शुरू हो जाता है, उसमें पीप पड़ जाती है, और बाज़ औक़ात इंसानी गोश्त इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, और मर्ज़ से बदबू भी आना शुरू हो जाती है। तो खुदा ना खास्ता इस मर्ज़ का शिकार होने से पहले इससे हमने बचना कैसे है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम जानेंगे, क्योंकि इस बीमारी की अलामत ज़ाहिर होने में बताया ये जाता है कि 2 से 5 साल या फिर 20 साल का वक्त भी लग सकता है कि इस बीमारी की अलामत जब तक ज़ाहिर हो। तो इस पर आज बात कर लेते हैं कि जनाब ये बीमारी किस तरह इसकी तशख़ीस की जा सकती है, ख़ासतौर पर जुज़ाम की, और बीमारी है क्या, इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कवल जवाद हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इन कॉन्वर्जेसन है, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर कवल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर कवल, जुज़ाम की बीमारी क्या है, किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और क्या इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, जिज़ाम या फिर जिसे हम लेप्रेसी कहते हैं, या फिर एक और हमारी मेडिकल साइंस में इसका नाम है हैंसेंस डिजीज़। अच्छा। इसको पहले प्रीवियसली बहुत अगर हम पीछे चले जाएं तो इसे हम लाइलाज मर्ज़ करार देते थे। इसका इलाज तब मुमकिन नहीं था, और उस वक्त आप सही कह रही हैं कि उस वक्त ऐसे अफराद जिनको ये बीमारी हो जाती थी उन्हें नफ़रत की निगाह से देखा जाता था, बिकॉज़ ये नाकाबिल इलाज भी थी प्लस लगने वाली बीमारी भी थी। एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकती थी। जो लोग भी क्लोज कांटेक्ट में रहते थे ऐसे लोगों के जिन्हें लेप्रेसी होती थी या कोड़ होता था, उन्हें उनके कांटेक्ट की वजह से इधर वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू पहले, इस्तेमाल वाले बर्तनों के थ्रू पहले, सांस के थ्रू पहले, या फिर उसी इन्वायरमेंट में, जैसे अगर हम एक क्लोज इन्वायरमेंट में बैठे हुए कमरे के अंदर और वो बंदा कॉन्टीन्यूसली उसमें सांस ले रहा है, तो उससे भी उसकी सराउंडिंग के लोगों को वो बीमारी लग जाती है। ये बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है।
क्रॉनिक है, पुरानी बीमारी होती है, उसे हम क्रॉनिक कहते हैं, और ये लगती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से। अच्छा। जिस तरह से टीबी जो है, टीबी का भी, टीबी और इसमें थोड़ी रिजेम्बलेंस होती है, बिकॉज वो उसमें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी बैक्टीरिया एक है, उसकी जो हम कह सकते हैं कि स्पीशीज़ डिफरेंट हो जाती है। सो उसी तरह से माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो कॉज करवाता है लेप्रेसी का। अच्छा। पहले नाकाबिले इलाज ज़रूर थी है, लेकिन अब ऐसा है कि इसका इलाज मुमकिन है। और अब ये बीमारी ऐसी होती है कि इसके लिए जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसे ओपीडी में ही ट्रीटमेंट देके और रवाना कर देते हैं। अच्छा। कुछ प्रीकॉशंस के साथ। Okay. पहले तो ये होता था कि इनके लिए बाकायदा एक सैनिटोरियम्स बने हुए होते थे, इन्हें अलग अलग से एडमिट कर दिया जाता था, उस इलाके से ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाता था कि ये फैले ना। जब तक अवेयरनेस नहीं थी तब तो अगर कोई गांव है तो उस गांव से बाहर वाली जगह पे उसे, तो वो तो बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, लाइक तब तक बीमारियों का पता भी नहीं था और इलाज भी मुमकिन नहीं था। बट अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी हद तक इस बीमारी पे कंट्रोल पा लिया गया है। एक बहुत आपने शायद नाम भी सुना होगा डॉक्टर रथ पाउ का, उन्होंने बहुत काम किया है लेप्रेसी को लेके। 2017 की बीमारी में, हाँ, वो यहीं पे पाकिस्तान का नाम उन्होंने इतना रोशन किया, यहाँ पे आकर उन्होंने कितने साल सर्व किए हैं। 2017 में उनकी डेथ हुई है। उससे पहले अराउंड अबाउट 50-60 इयर्स उन्होंने सिर्फ इस बीमारी के लिए एफर्ट करते हुए गुजारे, इसीलिए तो उन्हें मदर कहा जाता है। एग्जैक्ट, मदर ट्रीसा उनका मदर ट्रीसा कहा जाता है। शी वाज लाइक जर्मन फिजिशियन, वो एक नन थी, लेकिन पाकिस्तान आके उन्होंने जब यहाँ देखा कि ये जुज़ाम जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिससे यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, मर रहे हैं, हाँ। यहाँ के लोग उसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इसलिए हो जाते थे कि पता था ये फैल रही है, लग रही है, तो इस बंदे को अपने आप से अलग कर दें। सो काफ़ी एफर्ट्स हैं उनकी इस बीमारी को लेकर, और उनकी वजह से 1996 में आई गेस पाकिस्तान, पूरे एशिया में पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री था जिसमें काफ़ी हद तक लेप्रेसी पे कंट्रोल पा लिया गया था। पाकिस्तान में 2022 की मैं आपको एक बता रही हूँ, जो हमारी एक रिसर्च आई थी उसमें ये पता चला था कि हार्डली 259 के करीब केसेस हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं लेप्रेसी के। 19,000 समथिंग थे 1996 में, और उसके बाद से ये डिक्रीज होते 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 ये काफ़ी हद तक कम हुआ। सो लेप्रेसी या कोढ़ या जज़ाम जो बीमारी है, अब उसके लिए अवेयरनेस लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी है कि अगर किसी पेशेंट को ये अपेयर होती है, तो अगर बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर मैं बताऊं तो स्किन में डिजीज़ कैसे अपेयर होती है, आपको पैच बनना शुरू हो जाता है। आपकी स्किन पे कोई प्रोमिनेंट पैच होता है, या तो वो उभरा हुआ होता है और या वो फ्लैट होता है। उसकी दो कलर्स होते हैं, या तो वो रेड कलर का होगा और या फिर वो हाइपोपिगमेंटेड, यानी कि उसका कलर आपकी स्किन से बहुत ज्यादा लाइटर होगा। अच्छा, उसे कभी भी हम विटिलिगो से मिमिक नहीं करेंगे, लाइक बहुत सारे हो जाता है ना हमें, बिकॉज वो भी हाइपोपिगमेंटेड ही होता है, यानी कि स्किन का कलर उसमें भी लाइटर होता है। लेकिन इसमें आपको जख्म की तरह का कोई पैच बनता है, जो या तो उभरा हुआ होगा, विटिलिगो में ऐसा नहीं होता, जख्म नहीं बनता। और उसमें दो कलर्स मैंने बता दिए, रेड कलर का होगा और या फिर वो वाइटिश पर आ जाएगा, आपकी स्किन टोन से लाइटर कलर होगा। सो उसमें आपको इचिंग महसूस होगी इनिशियली, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे ये अपेयर हो सकता है। मोस्टली जो ये इन्वॉल्व करता है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है, आपकी आईज को इन्वॉल्व करता है, स्किन को इन्वॉल्व करता है। सो स्किन के अगर हवाले से मैं बात करूं कि स्किन में कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, लाइक पेशेंट अगर हमारे पास ओपीडी में आता है तो सबसे पहले अगर मुझे डाउट है कि पेशेंट लेप्रेसी का शिकार हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैंने उसे उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लिए एहतियात बतानी है कि आपने अपनी जो चीज़ें हैं वो सेपरेट कर लेनी है, बिकॉज ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, किसी को भी लग सकता है, लग तो अभी भी सकता है ना, क्योर हुआ है, क्योरेबल है, बट लग तो सकता है अभी भी। आपने सबसे पहले अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स के साथ थोड़ा सा एहतियात करना है। अच्छा। आपको जो मेडिकेशन स्टार्ट करवाई जाएंगी उसमें कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, वो आपने ओपीडी बेसिस पर ही लेके और अपने घर चले जाना, लेकिन कंफर्मेशन के लिए मुझे कुछ लैब्स करवानी होती हैं उसमें। अच्छा। वो लैब्स करवा के हम उसे कंफर्म करते हैं कि इधर लेप्रेसी है या फिर उससे मिमिक करती हुई कुछ और डिजीज है। सो इट्स अ क्यूरेबल डिजीज। ठीक है, अब इसका ये नहीं है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसका ये काबिले इलाज है। ये कोढ़ का मर्ज या जिसे जुज़ाम कहा जाता है, इजी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ये आप अगर
खुदा ना खास्ता हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाके रुजू कर सकते हैं और इसका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इसको रिकवर करने में क्या सारी ज़िंदगी गुजर जाती है या कितना टाइम स्पैन होता है? नहीं, इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जिस तरह से टीबी के लिए कहा जाता होगा, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर था कि 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट लेना होता है हाँ। और वो क्यूरेबल होता है। इसीलिए इसका भी ट्रीटमेंट का एक ड्यूरेशन होता है। वो हम 9 मंथ से लेके 15 मंथ्स ही करते हैं। एंटीबायोटिक के कोर्सेज डिफरेंट तरीके से करवाते हैं। किसी की इनिशियल में डोज हाई रखते हैं, किसी की बाद में डोज हाई कर देते हैं। तो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट अगर अर्ली स्टेज में हमारे पास आ गया है, इनिशियली अभी उसको ये बीमारी स्टार्ट हुई है, तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है। अगर इनिशियली पेशेंट आपके पास नहीं आया है, पेशेंट ने बहुत सारा काम अपना ख़राब कर लिया और फिर आपके पास आया, फिर थोड़ा सा मुश्किल, नामुमकिन नहीं है बट मुश्किल हो जाता है। सो क्यूरेबल है। टाइम ड्यूरेशन इसमें पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक लगता है। सबसे पहले ऐसी कोई भी चीज़ अगर अपेयर होती है तो आपने फौरी तौर पे कंसल्ट कर लेना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास आएंगे, कोई क्रीम खुद से कुछ नहीं लगाना है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा लोगों को फील होता है एक्जिमा ना हो गया हो, लोगों को फील होता है कहीं हमें कोई स्किन एलर्जी हो रही है, हम उसी में घर में जो टोटके कर लेते हैं या ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अवेलेबल हैं वो लेके स्टार्ट। तो प्लीज ऐसा ना करें, बिकॉज देखें बीमारी का वर्स होना आजकल बहुत कॉमन है। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई हैं उतना ही वर्स होना ज्यादा इजी हो गया। सो शुड बी केयरफुल। अगर ऐसा कुछ है तो यू शुड कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट। इधर आप फिजिशियन के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको रेफर कर देंगे कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। लेकिन उसमें क्या, एक तो कलर चेंज हो जाएगा डॉक्टर कंवल, दूसरा क्या उसमें ईचिंग होगी, उसमें कोई खून रसना शुरू कर देगा, कोई बहुत ज़्यादा दर्द होगी उन तमाम तर एरियाज में जहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें होंगी? मुनीबा उसमें दर्द नहीं होती, इसमें ये खास बात है, ये भी एक नोटिसेबल है। आपने याद करवाया, मैं इसको ज़रा प्रोमिनेंटली करके बता देती हूँ। होता क्या है कि जब आपको इनिशियली ये पैचेस अपेयर होते हैं, उसके बाद सेकंड जो आपको इसमें सिम्टम्स आते हैं वो ये आते हैं कि वो एरिया जिस जगह पे वो जख्म अपेयर हुआ है वो जगह नम होना शुरू हो जाती है, यानी कि सुन होना शुरू हो जाती है। वहाँ से सेंसेशन आपकी लॉस होना शुरू हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि ये बीमारी जिस तरीके से आपके स्किन को इफेक्ट करती है, तो सेकंड अटैक इसका आपकी नर्व्स पर होता है। ये आपकी पेरिफेरल नर्व्स पर अटैक करती है और आपको पता है कि नर्व से हमारी पूरी बॉडी की सेंसेशन आती है, सिग्नल्स आ रहे होते हैं। आप महसूस करना, चखना, खाना, पीना, ईच एंड एवरीथिंग हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे जाल बिछाया हुआ है नर्व्स का, तो वो हमारे सिग्नल्स हैं, सेंसेशन है। जब वो नर्व्स अटैक होती हैं तो वहां से आपकी सेंसेशन लॉस होना शुरू हो जाती है। तो उस एरिया पर जख्म होने के साथ साथ अगर आपको सेंसेशन भी लॉस हो रही है तो ये एक सेकंड अलार्मिंग सिचुएशन होती है, अलार्मिंग साइन होता है कि अब आपको जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, खाली जख्म से चलें, आप उसे एलर्जी ले सकते हैं, कभी भी एलर्जी वाली जगह नम नहीं होती, राइट? उसमें इचिंग होती रहती है, ब्लड आता रहता है, दर्द होती है उसमें अगर आप खारिश भी करते हैं। एग्जैक्टली, बट इसमें ये होता है कि सेकंड सिम्टम ही ये आता है कि आपकी वो जगह नम होना शुरू हो जाती है, उस जगह पर आपकी सेंसेशन लॉस होना शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई अपीयरेंस है तो आपने उसको फिर सीरियस ले लेना है, फिर आपने उसको लाइट नहीं लेना कि जी ठीक है हम इसे घर में ठीक कर लेंगे। सेकंड ये सिम्टम आता है। तीसरे नंबर पर ये होता है कि वही जो आपका जख्म बनना शुरू हुआ है उसमें उभार पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने कोई पिक्चर्स देखी होंगी जो कोड़ के मर्ज होते हैं उनमें, उसमें उभार होते थे, वो जो कोड़ होता था वो उभरा हुआ होता था काफी, लाइक वो पूरी बॉडी के ऊपर आपको अलग अलग उभरे बुरे आपके कुछ हिस्से होंगे, और इस तरह की वो चीजें नजर आती थी। तो ये जब वर्स होना शुरू होता है फिर ये इसकी कंडीशन होती है, इसमें पस भी हो सकती है, इसमें ब्लड भी हो सकता है, थोड़ा सा अगर वो किसी जगह से रप्चर होता है, फटता है तो वहां से वो रसना शुरू हो जाता है। सो जैसे जैसे कंडीशन वर्स होती जाती है वैसे वैसे क्रिटिकल होती जाती है। लेकिन क्या इसका हमारे जीन्स के साथ भी ताल्लुक है? ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकती है कि अगर खुदा ना खास्ता खानदान में पहले कभी किसी को थी तो ये आगे रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है? एक्चुअली क्या है कि अगर एक पेशेंट को ऑलरेडी ये है, ठीक है, और वो किसी भी देखिए सीक्रेशंस के थ्रू तो ये ट्रांसमिट होता है ना, तो वो अपने पार्टनर को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, उसके पार्टनर को ये प्रॉब्लम हो सकती है और मीनवाइल अगर उसकी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो चांसेस हो सकते हैं ट्रांसमिट होने के। बट जेनेटिकली ये एज सच ट्रांसमिट
नहीं होता, सिक्रीशंस के थ्रू हो जाता है ये। अच्छा, क्योंकि ड्रॉपलेट मैंने आपको बताया सिक्रीशंस के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, एक से दूसरे के अंदर जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये नस्ल दर नस्ल चलता रहे। अगर ट्रीटमेंट हो रही है प्रॉपरली उसकी तो ये क्यूरेबल तो है। ये क्यूरेबल है, ये जेनेटिकली ये आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि छोटे बच्चों में भी हो सकती है, इसकी कोई एज लिमिट है जिसमें हमें ये इसकी अलामात का पता चले या इसकी तशखीस का पता चले? एक्चुअली लिमिट एज की कोई नहीं है। अच्छा, कोई उसका age रीज़न ये है कि जैसे जैसे छोटे बच्चे आपको पता है उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उनमें चांसेस, बल्कि अगर वो किसी क्लोज कांटेक्ट में है किसी ऐसे शख्स के जो पर्सन ऑलरेडी जिसको लेप्रेसी है, जिसको जज़ाम है, जिसको कोढ़ है, और वो उस बच्चे से क्लोज कांटेक्ट में है, तो उसे ट्रांसमिट हो सकती है। देखिए साइन सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकता है, बट ट्रांसमिट उसको कर सकता है वो, और वो इन्वॉल्व कर सकता है अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने पेरेंट्स को। जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, राइट, इसी तरह बच्चों की इम्यूनिटी भी वीक होती है, तो उनमें ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर के जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो ज़रा देर से कैप्चर करते हैं, बट वो भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। अगर आप वो इतने क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक कह रही हैं आप कि अगर हम थोड़ी सी एहतियात ये कर लें कि मास्क पहन लें, उनके बर्तन थोड़े सेपरेट कर दें, लाइक इट्स लुक वेयर्ड घर में एक पर्सन को अगर ऐसा कुछ है तो आपसे ये होता नहीं है, लेकिन ये उनकी भी सेफ्टी के लिए है और आपके लिए भी है, बिकॉज अगर आप ठीक रहेंगे तो उनकी केयर कर सकेंगे। सो थोड़ी सी एहतियात के साथ आप अपने घर के उस बंदे को भी सेहतियात कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी उससे बचा सकते हैं। सो एहतियात फैमिली ने करनी होती है, और ट्रीटमेंट प्रॉपरली अगर वो बंदा ले रहा है तो बार बार मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कोढ़ जब भी नाम आता है ना तो लोगों के जहन में बहुत वर्स कंडीशन आती है, और फौरन ये जहन में आता है कि ऐसे बंदे, बिकॉज वो पुराना हमारे बैक ऑफ माइंड में है कि उनको सेपरेट कर दिया जाता था, पहाड़ी इलाकों में भेज दिया जाता था, लाइक इस तरह की। आजकल तो देखिए ये चीज़ें बहुत अच्छी बात है कि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें इलाज आ गए हैं, ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। सो जो चीज़ें ट्रीटेबल हैं इसमें तो पेशेंट को हमें एडमिट भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, आप पेशेंट हमारे पास आता है, ओपीडी बेसिस पे मेडिकेशंस लेता है और फिर अपने फॉलो अप पे आता रहता है। सो आप थोड़ी एहतियात करें, ट्रीटमेंट करवाएं, अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या ये अभी रिस्क फैक्टर होता है कि एक दफ़ा डॉक्टर कंवल उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लिया एक पेशेंट ने, क्या दोबारा से डायग्नोस हो सकता है, दोबारा से ये जो बीमारी है उसे दोबारा लग सकती है, दोबारा से वही बंदे को दोबारा हो जाए बीमारी? ऐसे चांसेस नहीं होते। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करवा लेते हैं तो उसकी बॉडी के अपने अंदर भी डिफेंस सिस्टम हमारा उस बीमारी के अगेंस्ट एंटीजेंस पैदा कर लेता है। अच्छा, ठीक जैसे ही वो बैक्टीरिया दोबारा एंटर होता है तो वो उसको किल कर लेते हैं। दोबारा होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस के उस बंदे की इम्यूनिटी बहुत हद तक वीक हो गई है, कोई और बीमारियां उसे साथ में लगी हुई हैं, लाइक ब्लड शुगर है, कोई अल्लाह रहम करे कोई कैंसर जैसी बीमारी उस बंदे को है, ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, कहीं ना कहीं उसके एंटीजेंस वैसे डिप्रेस हुए हुए हैं, अगर फिर भी उस पर्सन को ऐसे चांसेस हो सकता है कि फिर दोबारा से अटैक हो उस बैक्टीरिया का, तो माइट भी कि उसे ट्रांसमिट हो जाए दोबारा। अदरवाइज एज सच ये रिकरेंस इसका नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया है तो ये प्रॉपर्ली क्योर हो जाती है, इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो गया है। मैंने आपको बताया ना कि जो पहले की बात थी उसमें कुछ और था, बट आफ्टर 1996 जब से पाकिस्तान में, एशिया में, मैंने कहा पाकिस्तान को पहले नंबर पे उस वक्त ये करार दिया गया था कि पाकिस्तान लेप्रेसी को कंट्रोल करने वाला सबसे पहला मुल्क है, जिसने काफी हद तक लेप्रेसी पे उस वक्त कंट्रोल कर लिया था। सो वो कंट्रोल तभी हुआ था जब उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हुआ था। अच्छा, ठीक है। अब तो तादाद ना होने के बराबर रह गई है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान की टोटल आबादी में हार्डली कोई 259 260 केसेस जो है वो 2022 की रिसर्च के मुताबिक अब तक मौजूद हैं और वो ट्रीट हो रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। अच्छा, सो रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप उसे कह सकते हैं 5% 7% हो सकते हैं, बट उसके पीछे अगर डिजीजेस हैं, उसके पीछे कोई और बैकग्राउंड है तो। अच्छा, दूसरा ये बैक्टीरिया किसी भी टाइम कहीं पे भी हमें लग सकता है, या इसकी भी कोई एक जैसे होता है ना, कोई वेदर होता है, कोई मौसम होता है, जैसे डेंगू का मौसम है, उस मौसम में डेंगू नहीं आना है, या निमोनिया का मौसम है, तो इस बैक्टीरिया का भी कोई मौसम है या कभी भी हो सकता है? इसका कोई मौसम नहीं है। ये अगर एक पर्सन को है और अगर आप उस पर्सन से क्लोज कांटेक्ट में है तो ये आपको कभी भी ट्रांसमिट हो सकता है। उसने खांसी की, आप सामने बैठे हुए और आपने वो इनहेल किया, मारी या वो उसके पार्टिकल्स आपको, एग्जैक्टली
ठीक है, तो वो आपको ट्रांसमिट हो जाएगा। हाँ। उसकी स्किन पे अगर प्रॉब्लम है अच्छा। और आप उससे क्लोज कांटेक्ट में आते हैं किसी भी वजह से, Okay. आपकी भी बॉडी में कहीं स्क्रैच है और वो जरासीम वहां से आपकी बॉडी में इजीली एंटर हो सकता है। क्लोज कांटेक्ट इन एनी मींस, किसी भी तरीके से हाँ, close मतलब आपने contact उस अगर- बंदे से हाथ मिलाया है, वो आपने नाक अपना साफ कर लिया है, Exactly. मुंह पे हाथ लगा लिया, आंखों में हाथ लगा लिया, तो वो आपका जरासीम अंदर चला जाएगा। तो इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोई वेदर का इफेक्ट नहीं होता है इसमें, ये किसी को कभी भी कहीं भी हो सकता है। सो शुड बी केयरफुल। ऐसा कुछ भी है तो सबसे पहले जो एहतियात करनी है ना, खुद उस बंदे ने करनी है, बिकॉज उसे पता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे, इसमें वो करने वाली बात नहीं है कि मुझे अलग कर दिया है, मेरी Exactly, चीजें अलग कर दी exactly. हैं, या मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मेरे साथ कोई बैठ नहीं रहा। आप जितने अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, उतनी जल्दी ये सारी चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली। ये सोशल डिस्टेंसिंग भी खत्म हो जाएगी, आपका दूर रहना भी खत्म हो जाएगा, आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ही लोग बाकी आपका ख्याल रख सकते हैं, वरना तो फिर ये चीजें बहुत ज्यादा प्रिवेल करती जाएंगी हमारी सोसाइटी में। आपकी अपनी फैमिली को सबसे हाँ, पहले खराब करेगी, आपकी बिल्कुल फैमिली ऐसे ही है। इन्वॉल्व होगी, बाकी लोगों की बारी देखिए बाद में आती है। क्लोज कांटेक्ट में कौन होता है? आपके आपकी फैमिली अपनी family, हाँ। मेंबर्स। सो वो आप अपनी फैमिली को सेव करने के लिए आपने अपने आप को ट्रीट करवाना है, ये आपके लिए भी जरूरी है और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी अच्छा, है। जिस तरह आपने कहा था कि टीबी इसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि एक जैसा लग रहा है कि उसमें भी हमें 9 माह का एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है, और उसमें भी ये कहा जाता है, पता नहीं वो मिथ है या नहीं है, कि अगर एक दिन भी या एक शिफ्ट भी आपने अगर अपनी दवाई नहीं ली है तो आपको दोबारा से कोर्स रीस्टार्ट करना पड़ता है। exactly. तो इसमें भी यही चीज़ है क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। इसका रीजन ये है कि वो जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें आपने एंटीबायोटिक्स लेना होता है। अच्छा। एंटीबायोटिक देखें, जब भी हम किसी पेशेंट को स्टार्ट करवाते हैं तो उसे खास तौर पे मैं तो ये हिदायत जरूर करती हूँ कि अगर एक दिन की भी डोज मिस की तो मैं आपको नए सिरे से स्टार्ट करवाऊंगी। उसका कॉज ये होता है कि आपने वो साइकिल ब्रेक कर दिया। ओके। अगर वो साइकिल आप ब्रेक कर रहे हैं जिसमें हम उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो साइकिल ब्रेक हुआ, वो मजीद पावरफुल होके सामने आएगा। अच्छा। देखिए वो एंटीबायोटिक उसको वीक से वीकेस्ट कर रहा है, ठीक है, डे बाय डे वो वीकेस्ट होता जा रहा है। अब आपने क्या किया, बीच में वो साइकिल ब्रेक कर दिया, आपने वो एंटीबायोटिक अपना छोड़ दिया, उस बैक्टीरिया को मौका मिल गया कि वो और पावरफुल तरीके से वापस आए। सो किसी भी बीमारी के लिए, मैं इसको जजाम की बात नहीं कर रही, मैं लेप्रेसी की बात नहीं कर रही, किसी भी बीमारी में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं एंटीबायोटिक का, एंटी फंगल का, आपने ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना है, अपनी मर्जी से उसे छोड़ना नहीं है। ये खास एहतियात है इसके लिए। तो ये एहतियात आपने इस बीमारी के लिए ही नहीं, कोई और ऐसा प्रॉब्लम भी होता है जिसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। अच्छा। और डॉक्टर ने आपको खास हिदायत की है कि आपने बीच में छोड़ना नहीं है, इवन दो आप ठीक भी हो रहे हैं, बज़ाहिर आपको लग रहा है आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन माइट भी कि वो अभी जरासीम अंदर मौजूद है, तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर मेडिसिन बीच में ब्रेक नहीं करनी मतलब चाहिए। जितना ड्यूरेशन डॉक्टर ने बताया है उसमें सख्ती से आपने मेडिकेशन का तो इस्तेमाल ज़्यादा लाजमी करना है और उतना ही करना है, और अगर जब आपको लगे कि आप बेहतर हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर कंवल जवाद मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आज हम जज़ाम कोढ़ की बीमारी के हवाले से बात कर रहे थे। इन डिटेल में हमने इस पर बात की कि किस तरह इसका हमारी जल्द के ऊपर, हमारी बाकी चीज़ों पे इफ़ेक्ट होता है और उसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है और इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर कंवल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें गाइड किया है और इतनी चीज़ें आज हमने आप तक पहुँचाई हैं कि आप किस तरह इस बीमारी से जो है ना जान छुड़वा सकते हैं। और अगर ये हो जाती है, खुदा ना खास्ता, अगर इसकी साइंस एंड सिम्टम्स जिस तरह हमने आपको बताया, अगर आपको लगता है कि ये उसके ही साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो फ़ौरन से पहले देर किए बगैर डॉक्टर से ख़ास तौर पर ज़रूर रुजू करें। अभी आगे बढ़ते हैं, ये तो कुछ बातें होगी जनाब इश्यूज़ के हवाले से कि हम किस तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और बाकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब इन सारी चीज़ों में जनाब एक गहमा गहमी का मंजर हमें नज़र आता है, वो है इलेक्शन का, कि इलेक्शन की बाज़ गूंज है और कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं इलेक्शन होने में। आम इंतखाबात है पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त इलेक्शन की ही बाज़ गूंज हमें सुनाई दे रही है। बैनर्स लगे हुए हैं जनाब, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और हर जगह हमें उम्मीदवारों की जो है ना बैनर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं कि कौन कहाँ से लड़ रहा है। तो कल हमने दिखाया था आपको नवाज शरीफ के हलके के हवाले से कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोगों का फीडबैक क्या है। आज हम आपको दिखाएंगे NA 123 जो कि शहबाज शरीफ का हलका है, वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो उस हवाले से जनाब हम दोबारा से उस हलके में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लोगों का क्या फीडबैक है।
वालेकुम। वालेकुम 8 फरवरी को इलेक्शन है जी। किसे वोट देंगे? शेर ਨੂੰ क्या वजह? शेर ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ शेर ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ पसंद ਕੰਮ है? ਕਰਦਾ हाँ जी बिल्कुल। किसे वोट देंगे? इमरान खान को। क्या वजह? इमरान खान अच्छा आदमी है, मुल्क का उसने मुस्तकबिल को संवारने का उसे पता है, और मुल्क के पास वाहिद ऑप्शन है इमरान खान। इमरान खान के सिवा और कुछ नहीं है। आप किस तरह पहचानेंगे 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा, आप कैसे पहचानेंगे ये तरीके इंसाफ का वोटर है? हमें सब कुछ पता है, चाहे जो मर्जी कर लें, जिस जो सा मर्जी निशान दे दे, वोट इमरान खान का। किसे वोट देंगे? इमरान खान को। क्या वजह है? बस वैसे ही चोरों को दे के क्या करना है। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, आपने 2018 में किसे वोट दिया था? नवाज शरीफ को। तो अब क्यों? बस वो लूटा ही बहुत है इन्होंने, तो महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है इसलिए। 18 में तो हुकूमत इमरान खान की थी। ठीक काम किया इमरान खान ने। हाँ जी। भाई। आप किसे वोट देंगे? मेरा इंतखाबी निशान है खान को। क्या वजह है? जिसका बनता है। हमें ये नहीं पता, आप भाई से पूछ रहे थे ना कि आपका इंतखाबी निशान ये क्या है, ये नहीं इधर लोगों को पता है किसको वोट देना है, ये पता है कि किसको नहीं देना है, हमने इसको वोट देना है। लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपको पता है कि आपका जो तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनको कौन सा इंतखाबी निशान लॉट किया? सर पता क्यों नहीं पता है? जो मेरे हलके में है इंतखाबी निशान में MPA पे घड़ियाल दिया हुआ है, जो MN उस पर के दिया हुआ है। सड़कों से पुलों से मुल्क नहीं बनते, वो मुल्क की तरक्की है। हमेशा अदलो इंसाफ से मुल्क बनते हैं। आप इमरान खान को वोट देंगे? इंशाल्लाह ताला। हो गया जी, ठीक हो गया। इस वक्त NA 123 में मौजूद हैं, लोगों के जज्बात जो हैं वो आप देख रहे हैं। किसे वोट देंगे? PTI जिंदाबाद हो जी। अच्छा जी, क्या वजह है? क्या वजह है? अच्छा बंदा है और की है वजह। आपको पता है यहाँ से कौन उम्मीदवार है PTI का? नहीं, यहाँ से नहीं पता अभी कौन। अच्छा, यानी कि तो क्योंकि PTI से तो ये बल्ले का निशान वापस ले लिया है, तो आप कैसे पहचानेंगे 8 फरवरी को आपने कैसे वोट देना है? देखो जी, पता लग ही जाएगा जो जावांगे। किसे वोट देंगे? शेर को। क्या वजह? शेर कारोबार के हक में ठीक है। कारोबार क्या? ठीक है भैया। जी अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ को वेलकम। तो देखिए भाई, हम तो यही चाहते हैं कि जो हुक्मरान आए इस मुल्क का बेहतर सोचे। तो अब ये गरीब आवाम है, पिसी पड़ी है इस महंगाई के दौर में, उसको चाहिए कि कुछ इनका सोचे। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बाहर मुल्क जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मुल्क छोड़ रहे हैं, आवाम बेरोज़गार हो रही है। पिछले साल बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर गए। तो इस सिलसिले में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, चाहे नून लीग का है उसके लिए भी आखिरी टेंडोर होगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, किसे वोट दें? हम सोच तो रहे हैं कि नून लीग को वोट दें। सोच शेर को 18 में किसे वोट दिया था? दिली मोहब्बत भी शेर से है, इसी वजह से कि शायद इस दफ़ा कुछ वो मियाँ साहब आके मुल्क का सोच लें, आवाम का सोच लें कि ये गरीब आवाम बहुत जलील हो रही है, बिल बहुत हो गए हैं वापडा के लिए। ठीक है, साहब को आते हुए कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह TLP को। किसे वोट देंगे? हम शेर को वोट देंगे। क्या वजह? शेर नंबर 1 पे आएगा। शेर के होते हुए कोई महंगाई नहीं थी यहाँ पे, अभी घी 600 रुपये किलो, 18 में कितना महंगा हो गया। उनके दौर में नंबर 1 था शेर को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। आप शेर क्या वजह? अच्छा जी, अल्लाह दे हुक्म नाल शेर की वजह? शेर बड़ा को नहीं, शेर बस साडे इलाके दा है, पंजाब दा है शेर, कोई वजह नहीं। शेर पसंद है? हाँ जी, शेर ने जो काम किए हैं ना वो इस हल्के में शेर ने किसी ने काम भी नहीं किए, काम सारी उम्र नहीं इमरान खान कर सकता। 8 फरवरी को आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे। शेर। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ रहायशी में। किसे वोट देंगे? इमरान खान को। क्या वजह है? वजह भी उन्होंने बयान बड़ा दिया आज तो 3-4 साल पहले। उन्हें ये बोला मैं रहूं या ना रहूं, चोर करके चौका में खिलार दूंगा। तो इसमें कामयाब हुए आपको लगता है? कौन? हैर का? इमरान खान। हैर का इंशाल्लाह आएगा। किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। इमरान खान को देंगे। वजह ये है कि वो सब चोर लुटेरे रले हुए हैं, तो उम्मीद तो बड़ी है, इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। आप उनके उम्मीदवार को कैसे पहचानेंगे कि कैसे वोट देना है, क्योंकि उनके पास तो बल्ला नहीं है, तो कैसे आप 8 फरवरी को जो है ना वो ये पहचानेंगे कि वोट किसे देना है? सर बल्ले का निशान रहे चाहे ना रहे, सब उनका नाम रहना चाहिए। देखें अगर बल्ले का निशान आपको पता ही नहीं है कि जो हमारा उम्मीदवार है या PTI का हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट है उसका
आपको अगर नहीं पता होगा कि उसके पास कौन सा इंतखाबी निशान है, तो आप ये कैसे फैसला करेंगे कि ये इमरान खान का सपोर्टर है? सर ये मेरा ज़मीर मानता है कि इमरान खान को वोट देना चाहिए। किसे वोट दें? पीटीआई। क्या वजह? हम पीटीआई को पसंद करते हैं, हमारा कैद अच्छा है। भाई आप किसे वोट? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। क्या वजह है? ਬਸ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ? ਸਭ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। किसे वोट देंगे? जी मियाँ साहब। क्या वजह? बस मियाँ साहब भी बेहतर कर सकता है इंशाल्लाह, मुल्क को हालात वही ठीक कर सकते हैं। जो जैसे हालात अब चल रहे हैं ना, ये उन्हीं के वही कर सकते हैं। किसे वोट देंगे? तरीके लब्बैक। क्या वजह? अब ये सारी पार्टियों से हमारे जो है ना दिल भर गए हुए हैं। अब हमारी जो है ना जमात वही इंशाल्लाह तब्दीली लेके आएगी। साद रिजवी साहब जिंदाबाद। तरीके लब्बैक पाकिस्तान। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के वोटर्स भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी यहाँ पर जो है उनकी काफ़ी बड़ी हमायत मौजूद है। किसे वोट दें? शेर को। क्या वजह? कर इतने काम करा रहे हैं, वही काम करा रहे हैं और कोई काम कराता ही नहीं है। किसे वोट दें? इमरान खान। क्या वजह? पीटीआई। पीटीआई इज गुड। आपको पसंद है? हाँ जी पसंद है। 8 फरवरी को आएगा। 8 फरवरी को आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कैंडिडेट पीटीआई की हमायत याफ्ता है उसका कौन सा जो है वो इंतखाबी निशान है? पीटीआई इज ब्रांड, पीटीआई ही आएगा। लोगों को अभी तक ये नहीं पता चल सका कि जो उनका पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है उसे कौन सा जो है ना इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। और लोगों को अभी तक ये नहीं पता। लोगों के जज्बात इमरान खान के साथ ज़रूर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, लेकिन बात यह है कि 8 फरवरी को जब आप पोलिंग बूथ में जाएंगे तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि तहरीक इंसाफ के वोटर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये इमरान खान का कैंडिडेट है, उसको कौन सा जो है वो इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसे वोट देंगे 8 फरवरी को? पीटीआई। क्या वजह? वजह यह है कि इट्स क्लियर कट के जो 3-3.5 साल का टाइम एरा था और 2 साल का टाइम एरा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। और दूसरी एक और बात है कि जो फ्यूचर नज़र आने वाला है कि अगर तो हम वही 2 साल को आजमाए हुए और 35 साल के आजमाए हुए लोगों को दोबारा से आजमाएंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो 3 साल में जो नज़र आ रहा था रिज़ल्ट और जो जिस तरह बैकलैश किया जा रहा है इन्हें, दिस इज़ नॉट रियल अप्रोच। भाई आप किसे वोट देंगे? शेर को। क्या वजह? भाई हमारी मर्जी। नहीं, कोई वजह भी होगी? कोई भी नहीं, हमारी मर्जी है। आपको पसंद है? हाँ जी। ठीक हो गया। भाई आप यहीं रहते हैं? जी। किसे वोट देंगे? पीटीआई को। क्या वजह? बस पसंद ही यही है। पसंद है आप? हाँ जी। भाई आप? पीटीआई ਨੂੰ देंगे लाला, क्योंकि इमरान खान भाई है। किसे वोट देंगे? इमरान खान को। क्या वजह? मुसलमान है वो, सच्चा मुसलमान है, सच्चा लीडर है वो, सच्चा लीडर है। हमें बताया है मुसलमान है। बच्चे मेरे काम पे लग पे स्कूल पढ़ते पढ़ते। वोट पक्का इमरान खान का, जान जाती जाए इमरान खान को वोट पाएंगे। वोट आप इमरान खान को देंगे। नाज़रीन, NA-123 में मौजूद है, माना वाला रोड है, बेरिया वाला रोड है। यहाँ से लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 फरवरी को जो जनरल इलेक्शन हो रहा है वो किसे वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक। यहीं के रहायशी हैं? हाँ जी। किसे वोट देंगे? वोट तो नवाज शरीफ को देंगे, साद रफ़ीक खड़ा, और इसलिए कि इन्होंने काम बहुत सारा किया, पिछले हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। और जनाब ये सूरत हाल थी जो गुलशेर हमें बता रहे थे NA-123 की, जहां से शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं और इलेक्टेड मेंबर हैं। तो देखते हैं जनाब, मिक्स से रिएक्शन हमें वहां पर देखने को मिले हैं। कुछ PTI के बहुत ज़्यादा जियाले वहां पर हमें नज़र आए जिन्होंने कहा जी नाम हम तो इमरान खान को वोट देंगे। कुछ जो थे वो शेर के हमायती भी हमें नज़र आए कि वो अच्छा काम कर रहे थे और उन्हें ही हम वोट देंगे। तो देखते हैं कि जनाब 8 फरवरी को ये सारी सिचुएशन क्या बनती है, कौन कहां से जीतता है और किसको मात होती है। और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।